देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज बजट सत्र का दूसरा दिन था और दूसरे दिन बजट सत्र की शुरुआत होती है। प्रश्नकाल के पहले भाजपा के विधायक वेल में आकर के, या यूं कहें संपूर्ण विपक्ष वेल में आकर के पेपर लीक मामले को लेकर के हंगामा किया। हालांकि स्पीकर ने समझाया कि अभी समय है, बड़ा सत्र है, इसमें आपको मौका मिलेगा, इस मुद्दे पर आप चर्चा में इस विषय को उठाएंगे। और उसके बाद सभी जो विधायक थे जो वेल में आए थे वो अपने अपने जगह पर बैठ गए। और बाद में जो जानकारी मिली, जो पेपर लीक मामले के किंग पिंग हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। खैर, ये तो चीजें चली होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि लगातार सुर्खियों में रहने वाले टाइगर जयराम महतो का पहला प्रश्न आज विधानसभा में आया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता की बातों को रखते हैं, इसमें भी किसी को इनकार नहीं है। जनता की समस्या होती है, वहां वो पहुंच जाते हैं, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन एक आपने सुना होगा, फूका हुआ कारतूस। तो पहले जो प्रथम पाली में टाइगर जयराम महतो का जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से संबंधित जो अल्पसूचित प्रश्न आया, उसमें वो सीधे तौर पर फूके हुए कारतूस नजर आए। यानी कि कह सकते हैं इसमें उनकी गलती नहीं है, चूंकि विधानसभा का जो विषय होता है, विधानसभा में सवाल उठाने का जो तरीका होता है, वो अनुभव से आता है। पढ़े लिखे होने के बाद भी विधानसभा के अंदर जाने के बाद उस चीजों को सीखना पड़ता है। अब उन्होंने जो सवाल उठाया, आप उसको गौर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जिस सवालों को उन्होंने उठाया, उनका जो मूल सवाल था वो तीसरे नंबर में था। यानी सवाल जो किए थे उसके पहले में अगर आप देखेंगे, क्या यह बात सही है कि 2 मई 2023 को सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। यह सवाल उन्होंने किया, सरकार ने स्वीकार किया। दूसरा, वो कहते हैं क्या यह बात सही है कि 2017 में कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम आरंभ की गई थी। और ये इन्हीं दोनों सवालों पर रह गए और आखिरी जो मूल सवाल था इनका, वो सवाल से वो भटक गए। और मैंने जो कहा फूका हुआ कारतूस, इसलिए कहा कि चीजों को बोलना, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो अलग चीज होती है। लोगों के बीच जाकर के एक माहौल तैयार करना वो अलग होता है, और विधानसभा के भीतर किसी चीज को रखना उसका एक अलग होता है। और जैसा कि मंत्री ने जो जवाब दिया, अब आपको हम सुनाएंगे उन चीजों को। मंत्री ने जो जवाब दिया, वो जवाब उन्होंने कहा कि जो सवाल है उसी में उनका जवाब है। खुद जवाब लिख के दिए, वो सवाल नहीं है। और असली चीज बताता हूं, अल्पसूचित प्रश्न जो होता है वो राज्य स्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। और अंत में टाइगर जयराम महतो अपने डुमरी विधानसभा के ही चौहद्दी में आ गए और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की स्कूल डुमरी विधानसभा क्षेत्र में चल रही है तो बताया जाए, मैं भी वहां जाकर के देखना चाहूंगा, जांच करना चाहूंगा। और लेकिन जो मूल चीज मैं बताने जा रहा था वो ये था कि उन्होंने जो अंतिम प्रश्न किया था, तीसरा नंबर जो उनके प्रश्न का था, उसमें था यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड 1 में वर्णित विद्यालयों में शिक्षकों और छात्र छात्राओं की संख्या बताने के साथ ही रिक्त शिक्षकों के पदों पर बहाली तथा राज्य के सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास योजना को आरंभ करना चाहती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? मूल सवाल ये था। लेकिन चूंकि नए हैं वो समझ नहीं पाए। लेकिन यही टाइगर जयराम महतो जब राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने की बारी आती है तो लगा कि टाइगर का बम ब्लास्ट हो गया। और जिस तरह से उन्होंने कोयला माफिया के खिलाफ सदन के भीतर आवाज उठाई, वो एक अलग रूप देखने को मिला। लेकिन एक चीज और हो गया दोस्तों विधानसभा में। अब हमारे पूर्व नगर विकास मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, रांची से लगातार कई मर्तबा से सांसद रहे, विधायक रहे, सीपी सिंह जी को 2 हाईवा बालू चाहिए।
विधायक जी को बालू मिल ही नहीं रहा। वो सरकार से सदन के भीतर सवाल जो आया था नवीन जायसवाल का बालू की किल्लत को लेकर के, बालू से संबंधित जो सवाल आज अल्पसूचित प्रश्न में नवीन जायसवाल का जो हटिया से विधायक है उनका आया था कि राज्य में जो है सो 144 बालू घाटों में से सिर्फ 20 बालू घाटों की बंदोबस्ती हुई है। इस सवाल के बीच में पूरक पूछते हुए सीपी सिंह जी ने 2 हाइवा बालू की डिमांड कर दी सरकार से। यानी बालू के मामले पर सदन में जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की गई। हम आपको सुनाते हैं प्रथम पाली में किस किस तरह से जो मूल मुद्दे थे वो देखिए आप, बालू को लेकर के क्या हुआ, इसके बाद टाइगर जयराम महतो ने क्या किया, पहले आप सुन लीजिए। माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। पहले भी बालू पर कई बार चर्चा हो चुकी है, अभी आज से नहीं चल रहा है, 2013 से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। जब जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा अवश्य बनता है। मैं 2 बातें सिर्फ कर रहा हूँ। एक तो प्रश्न उन्होंने कहा कि भाई आप अभी तक कितने प्रधानमंत्री गरीबों को आपने फ्री में दिया है बालू, इसको बता दे सदन का। देखिए अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूं, आप कस्टोडियन है अध्यक्ष महोदय। जब कोई माननीय सदस्य प्रश्न करता है तो उसका समुचित उत्तर मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सही उत्तर दिलाए। मैं 2 ट्रक 2 हाइवा बालू मुझे चाहिए माननीय मंत्री जी, आप कब दिला रहे हैं, उसका पैसा कहाँ जमा करना है आप बता दीजिएगा, मैं उस पैसा जमा कर दूंगा अध्यक्ष महोदय। 2 हाइवा बालू मुझे चाहिए, चलिए 2 हाइवा बालू मुझे चाहिए अध्यक्ष महोदय। तो जवाब नहीं, जो भी लगे, जो पैसा लगे, जो सरकार तय करेगी पैसा, वो पैसा मैं देने के लिए तैयार हो चुकी, उसका रसीद मिलेगा, उतना पैसा मैं दूंगा अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मंत्री महोदय, मुझे 2 हाइवा कब बालू देने का काम करेंगे, और ये बता दें कि किस गरीब को मुफ्त में फ्री में इन्होंने बालू देने का काम किया है। बस 2 सिंपल सा तो प्रश्न है। चलिए माननीय मंत्री जी, बट सब एक साथ नहीं, धीरे धीरे प्रश्न जैसे आएगा जवाब वैसे होगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का चिंता था कि लोगों को बालू नहीं मिल रहा है, लाभुकों को बालू नहीं मिल रहा है, मैं तो बार बार कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि लाभुक खुद बालू ले जाते हैं, बालू उनको अपने सुविधा अनुसार विभिन्न घाटों से ले जाते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि हर लाभुक को, अब वो आवास बना रहे हैं वहां, तो कोई सप्लायर तो बालू देता नहीं महोदय, वो खुद लाभुक बालू ले जाते हैं। राज्य सरकार के प्रावधान है क्या कि अबू आवास में बालू पहुंचा के देने का? लाभुक अबू आवास हो, प्रधानमंत्री योजना हो या अन्य योजनाएं हैं जो जिसका लाभुक समिति द्वारा संचालन होता है, खुद ले जाते हैं बालू महोदय, संचालित कर रहे हैं। रह गया सीपी बाबू का चिंता, नवीन बाबू का चिंता कि कितना रेट में, आप लोग आज तक नहीं बता पाए कि पेट्रोल और डीजल कितना रेट में, आज तक नहीं बता पाए कि कितना फिक्सेशन होगा, कब बढ़ेगा। रात को कुछ बढ़ता है, दिन को कुछ घटता है, फिर दूसरे दिन बढ़ता है और घटता है। राज्य सरकार, आप लोग आश्वस्त रहिए माननीय सदस्य महोदय नवीन जी, कि राज्य सरकार आपकी चिंता है, उस चिंता को, राज्य की जनता को, 3.25 करोड़ जनता की चिंता को दूर करने का काम करेगी महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप हम लोग कस्टोडियन है, ऐसा जवाब होता है अध्यक्ष महोदय। हम इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि राज्य सरकार अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास में फ्री में दे रही है। सीपी बाबू ने और हमने सिंपल क्वेश्चन कहा कि कितने अबुआ आवास में, कितने प्रधानमंत्री आवास में, जिला वाइज, अगर ये नहीं दे पा रहे हैं जवाब तो इसको अभी स्थगित कर दीजिए अध्यक्ष महोदय, होमवर्क करके आने बोलिए, इसलिए कि इनको नहीं मालूम। पेट्रोल डीजल से कर दिए डिस्प्ले, पेट्रोल डीजल का रेट पेट्रोल पंप में डिस्प्ले में रहता है, बालू का रेट डिस्प्ले में है क्या? मतलब अध्यक्ष महोदय, सवाल माननीय कोई सदस्य करे, जवाब दिलाना आपका भी मौलिक दायित्व है अध्यक्ष महोदय। ऐसा बोलने से तो बोल दीजिए हम लोग नहीं डालेंगे प्रश्न,
नहीं डालेंगे अध्यक्ष महोदय। देखिए। इतना बड़ा ज्वलंत इशू है बालू, पूरे झारखंड के लोग, पूरा गरीब, जो आम मिडिल क्लास जो अपना घर बना रहे उसके सब बजट देखिए अध्यक्ष महोदय, पेपर का हेडिंग है, बालू की किल्लत से घर बनाने में छूट रहे हैं पसीने, निर्माण की बढ़ रही है लागत, और इतना गंभीर मंत्री जी हैं और ऐसा जवाब शोभा नहीं दे रहा है अध्यक्ष महोदय। आप हम लोगों को दो प्रश्न है, उसको बात सही है कि 2 मई 2023 को सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। क्या यह बात सही है कि 2017 में कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम योजना आरंभ की गई है? माननीय मंत्री जी कौन जवाब देंगे? जी बैठिए, जयराम जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि 2 मई 2023 को सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए विभागीय संकल्प संख्या 22 से 15 दिनांक 29/10/2020 के आलोक में राज्य सरकार अंतर्गत कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालय जिला स्तर पर संचालित किया गया है। सदस्य, माननीय सदस्य, जो प्रश्न है कि 2023 में उत्कृष्ट, और दूसरा उनका ये है माननीय सदस्य का कि कंप्यूटर शिक्षा आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए 2017 में आईसीटी योजना क्रियान्वित कराई गई थी और स्मार्ट क्लास रूम योजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की है। इसमें भी उनका जो सवाल है उत्तर है। और कुछ पूरक प्रश्न जयराम जी? अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आपका? नहीं महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो लैब टेक्नीशियन की बहाली होती है एजेंसियों के माध्यम से, उनमें कई शिकायतें हमें मिली हैं जहां कार्य करने के बाद उन्हें हटा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि डुमरी विधानसभा में एक भी ऐसे विद्यालय का हमें उदाहरण दे मंत्री महोदय जिसकी हम निगरानी खुद का निरीक्षण करना चाहेंगे, और हम जो मंत्री महोदय कागज में लिख के दे रहे हैं धरातल पर वो है कि नहीं हम स्वयं देखना चाहेंगे। डुमरी विधानसभा के आपको विद्यालय का उदाहरण देखना चाहेंगे। आपका कागज की मांग है ना? जी, हमारा डुमरी विधानसभा का। जी माननीय लिख कर तो ये दे रहे हैं, लेकिन हम धरातल पर जाकर स्वयं देखना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय की वास्तव में ये धरातल पर है कि नहीं है। ठीक, मैं मांग करता हूं मंत्री महोदय से। उनका दो ही डिमांड है। डुमरी विधानसभा की बात जी जी, उन्होंने मांग रहे हैं कागज दिलवा। मैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जो है मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक 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 है जयराम जी, धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि सीपी सिंह 2 हाइवा बालू मांग रहे हैं सरकार से। जितना पैसा लगेगा देंगे, क्या रेट, हमको रसीद दे दीजिए, हम पैसा दे देंगे, हुजूर हमको बालू चाहिए। बालू की ये स्थिति है राज्य में। वहीं मंत्री जी कहते हैं कि बालू की कोई किल्लत है ही नहीं। अब सच्चाई क्या है ये सभी लोग जानते हैं बालू के बारे में। बालू खरीदने में लोगों का तेल निकल जा रहा है झारखंड में। और उसके बाद कई सवाल आए विधानसभा के भीतर। आज एक अच्छी परिपाटी ये देखी गई कि प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया गया, और ये झारखंड विधानसभा के इस बजट सत्र के लिए सुखद संदेश आप कह सकते हैं, क्योंकि जब सवाल आएंगे सदन के अंदर तो जनता की समस्याओं का समाधान होगा। हंगामे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हंगामा समय की बर्बादी हो सकती है, पैसे की बर्बादी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से आज अगर आप देखेंगे तो कई अल्पसूचित प्रश्न, कई तारांकित प्रश्न, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभी सदन के भीतर लिए गए और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी चीजें हुई। अगर भोजनावकाश के बाद आप देखेंगे राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी तो उस दौरान भी जो देखा गया कि पूर्व की तुलना में जो मैंने देखा था, जो पहले जो सत्र चले थे पिछले ही इसी सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में ही जो पिछला 2019 से लेकर के 2024 तक सत्र चला था, उसमें कोई भी ऐसा सत्र नहीं था जो हंगामे की बलि नहीं चढ़ रहा था। लेकिन इस सत्र में
देखा गया और एक सौहार्दपूर्ण तरीके से इस सत्र में बातें आ रही थी और जनता की समस्याएं आ रही थी, चाहे वो बालू का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या फिर जो ब्लास्टिंग होते हैं कोल एरिया में जो कोयला निकालने के लिए ब्लास्ट किए जाते हैं, उससे जो लोगों को नुकसान हो रहा है, दीवारें फट जा रही, इन सबसे संबंधित जो सवाल आए थे, जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि ये सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जेपीएससी चेयरमैन को लेकर के लगातार बातें हो रही थी। शून्यकाल के दौरान टाइगर जयराम महतो ने इस मामले को भी उठाया। उन्होंने जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति की मांग की और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने रैयतों और विस्थापितों का मुद्दा उठाया, खास करके कानून व्यवस्था को लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी की और कोयला माफिया की किस तरह से कानून को धत्ता बता रहे हैं झारखंड में, इसको लेकर के जो सवाल उठाए, जो बातें उन्होंने कही राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, जाहिर तौर पर मैंने कहा पहले वो फूके हुए कारतूस नजर आए पहली पाली में, लेकिन दूसरी पाली में जयराम ब्लास्ट हो गए। कैसे ब्लास्ट हुए आप खुद सुन लीजिए। महोदय, एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा। एक महिला थी, उसकी छोटी बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष थी, वो अपनी माँ से आकर पूछती है कि माँ, छोटे भाई का मृत्यु कब होगा? तो माँ ने पूछा कि बेटी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, अपने छोटे भाई को मरने के लिए क्यों कह रही हो? तो छोटी सी गुड़िया ने कहा कि माँ, बड़े भाई की जब मृत्यु हुई थी तो बहुत सारे लोग हमें खाना देने के लिए आए थे, हमारे घर में भोजन नहीं था, हमें कपड़े नहीं था, तो बहुत सारे लोग हमसे मिलने आए थे और हमें खाना देकर गए थे। और मैं चाहती हूँ कि छोटा भाई भी अगर मर जाएगा तो शायद बहुत सारे लोग आएंगे, हमें भोजन देंगे, हमें खाना देंगे, हमें कपड़े देंगे, क्योंकि हम 4-5 दिनों से भूखे हैं। महोदय, आज यही भाव कोयलांचल के हर एक रैयतों के घर में है कि जब भी हमारी जमीनों का अधिग्रहण होगा, जब कोई कंपनी हमारी जमीन का अधिग्रहण माइंस के लिए करेगी और जब माफियाओं के द्वारा उन पर लाठीचार्ज होगा, उनके लठेत के माध्यम से उन पर हमला होगा, तो कोयलांचल के रैयत चाहते हैं कि साथ साथ में 2-4 IAS IPS को भी चोट लगे। क्यों लगे? न विगत कुछ दिन पहले बागमारा में एक घटना घटी थी, हिलटॉप कंपनी का मामला था, डीएसपी महोदय घायल हुए थे, सरकार ने वीडियो कॉल से बात किया था, सरकार ने उस मामले को संज्ञान में लिया था, लेकिन ठीक उसके कुछ दिन बाद सिंदरी के सुरंगा में फिर एक घटना घटती है। इस बार महिलाओं को सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनकी साड़ियों को फाड़ा गया, उनके कान की बालियों को नोच कर छीन लिया गया, लेकिन न FIR होता है न कार्रवाई होती है। महोदय, इसी प्रकार से आज एक मामला संज्ञान में आया है, मैं सदन को सचेत करना चाहूंगा, ये मामला मांडू का है। महोदय, मांडू के प्रभावित गांव बसंतपुर, पचड़ा, कोतरे, बालमहुआ, हुरदाग, रहवान, पचमो, इचाकडी, बरगैया, ठोठाटा, लइयो, दनिया, यहाँ एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है पावर मेक लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी अमर इंडिया लिमिटेड। इनके माध्यम से खनन का कार्य होना है। अध्यक्ष महोदय, विगत 2-3 दिनों से लगभग 500 की संख्या में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये मामला मैं सरकार को आपके माध्यम से संज्ञान में देना चाहता हूं। अगर सरकार संवेदनशील है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, ये सामाजिक न्याय की बात करती है, विधि कानून की बात करती है, तो भारतीय संविधान आर्टिकल 14 कानून के समझ सबको बराबरी की बात करता है। एक डीएसपी घायल हुए, आपने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया, डीआईजी आईजी ने मार्च किया, डीएसपी ने संज्ञान में लिया, डीसी घटनास्थल पर गई, लेकिन जब ग्रामीणों को पीटा जाता है, जब ग्रामीणों की जमीनों को जबरन लिया जाता है, कानून अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता? अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं एक गंभीर मामला आपके संज्ञान में देना चाहता हूं। महोदय, भारतीय संविधान आर्टिकल 301 कहता है, क्योंकि इससे पहले जो जमीन का मामला था वो हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन संशोधन करते हुए 300A में डाला गया है। वर्तमान वो हमारा मौलिक अधिकार न होकर संवैधानिक अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, और वो क्लाउज कहता है कि जिसके पास भूमि नहीं है सरकार उसे भूमि आवंटित करेगी, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य इस राज्य का कि जिनकी भूमि है सदियों से, हजारों वर्षों से भूमि पर वो जोत कोड़ करते हैं, और आज लगता है कि ब्रिटानिया हुकूमत बरकरार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस राज्य में बरकरार है। आज इसी प्रशासन के जोर पर आज उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जाता है। मांडू का मामला को संज्ञान में लीजिए, सुरंगा का मामला संज्ञान में लीजिए, भौरा का मामला संज्ञान में लीजिए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि रोज रोज आपके डीएसपी घायल होने का इंतजार मत कीजिए। विधि के समक्ष अगर सब बराबर हैं तो रेतों को भी जान जाती है, रेतों को भी चोट लगता है। इस मामले को संज्ञान में लेंगे। महोदय, मैं आगे कहना चाहूंगा, अभी वरिष्ठ नेता ने कहा लॉ एंड ऑर्डर, मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर आपका है, लेकिन कहां? अध्यक्ष महोदय, गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, बालू और कोयला के खदानों में, माफियाओं की जेब में आपका लॉ एंड ऑर्डर है। महोदय, मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, ओबी डंपिंग को लेकर भिड़ंत, फायरिंग, बमबाजी।
रेती जमीन पर ओबीडम किए जाने को लेकर पहले भी हो चुका है संघर्ष, चले थे गोली बम, मामला जीनागोड़ा का। देव प्रभा आउटसोर्सिंग के समर्थकों व ग्रामीणों में झड़प, पत्थरबाजी व फायरिंग, तीसरा थानेदार का हाथ टूटा। अचानक बमबाजी व फायरिंग से मची भगदड़, पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे पर पत्थर बरसाते लोग। मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर है अध्यक्ष महोदय, कहां? गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, कोयला के खदानों में, माफियाओं की जेब में अध्यक्ष महोदय। मामले को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लीजिए अध्यक्ष महोदय। फिलहाल मांडू के मैंने जिन गांवों का नाम जिक्र किया है, अभी भी 500 महिलाएं धरने पर बैठी अध्यक्ष महोदय। अगर सरकार इस मामले को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती अध्यक्ष महोदय, तो बागमारा और झरिया जैसी घटनाएं मांडू में घटित होने में देर नहीं लगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले को आप संज्ञान में ले। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत गंभीर मामला संज्ञान में देना चाहता हूं। धनबाद जिला तोपचाची प्रखंड अंतर्गत पिपराडी गांव, आजादी के 78 साल बाद भी उस गांव की सड़क मुख्य सड़क से जुड़ नहीं पाई है। उनका मामला आता है अभयारण्य भूमि, सेंचुरी का भूमि का मामला संज्ञान में आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पारसनाथ पहाड़ में सड़क बन सकता है तो पिपराडी गांव में क्यों नहीं बन सकता है अध्यक्ष महोदय? पारसनाथ पहाड़ में जिन लोगों की सड़क की जरूरत थी अध्यक्ष महोदय, चूंकि वह धनी लोग थे, वो संपन्न लोग थे, इसलिए पारसनाथ के पहाड़ में जो कि सेंचुरी अभयारण्य है, सड़क चली गई, लेकिन पिपराडी गांव सड़क नहीं जा पा रही अध्यक्ष महोदय। ये तोपचाची प्रखंड का मामला है, इसे संज्ञान में लेंगे। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो विषय मैंने कहा 300A में स्पष्ट है कि राज्य अपनी विधायकी शक्ति का उपयोग करके संपत्ति के अधिकारों को सीमित, कम या बदल कर सकता है। इसलिए आपसे आग्रह होगा, जो भी मामले भूमि संबंधित खासकर खनन क्षेत्रों से आते हैं, उसके लिए आप एक पोर्टल बनाए अध्यक्ष महोदय, एक शिकायत पत्रिका बनाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मामला बहुत ही हिंसक रूप धारण कर लेता है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं, मैं कोयलांचल के क्षेत्र से आता हूं अध्यक्ष महोदय। मैं रोज बमबारी, गोली, तमाम घटनाओं को देखता हूं, सुनता हूं अध्यक्ष महोदय, और आम व्यक्ति की कहीं सुनी नहीं जाती है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह होगा, ऐसे विषयों पर सरकार गंभीर रहे। अगर गंभीर नहीं रहती है तो अप्रिय और अनहोनी घटना होने में देर नहीं लगी अध्यक्ष महोदय। सरकार से मांग करता हूं, और अभी वर्तमान में जेपीएससी के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास भी कर रहे हैं, किंतु अब तक उनकी मांगों को अनसुना किया गया अध्यक्ष महोदय। छात्र के विषय राज्य के सदैव ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, और आज झारखंड राज्य जिस पृष्ठभूमि से आता है, मध्यम वर्ग परिवार के माता पिता बड़ी मेहनत के साथ पाई जुगाड़ करके अपने बच्चों को हजारीबाग, रांची, धनबाद जैसे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजते हैं अध्यक्ष महोदय, और उनकी आशा होती है कि परीक्षाएं नियमित होंगी, उन परीक्षाओं में बैठेंगे, उत्तीर्ण होकर अपने सपनों को साकार करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि राज्य की सर्वोच्च संस्था नियुक्ति की जेपीएससी में अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए जाने से परीक्षा संबंधित काफी समस्याएं हैं और भी अन्य समस्याएं हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, सर्वप्रथम जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया जाए, साथ ही साथ जेपीएससी और जेसीसी का एक वार्षिक कैलेंडर जो कि आपके घोषणा पत्र में भी सरकार का था, उसे जारी किया जाए, ताकि छात्र अपने भविष्य और परीक्षाओं को लेकर एक पॉजिटिव हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से उन्होंने कहा कि रैयतों का, पुलिस का मतलब है कि पुलिस जो है सो गांव में, खेत में, खलिहान में जाकर के काम करती है, लेकिन जहां पर कोयला की कालाबाजारी होती है, माफिया जहां कोयला के माफिया हैं, वहां पुलिस की नहीं चलती, कोयला माफियाओं की चलती है, और जैसा वो चाहते हैं वैसा करते हैं। और जाहिर तौर पर लगातार आपने देखा होगा कि जयराम महतो इन्हीं मुद्दों को लेकर के, विस्थापित के मुद्दे को लेकर के, छात्रों के मुद्दे को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रह रहे हैं, और इस दौरान भी रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान यह भी देखा गया कि जिस तरह से विधायक प्रदीप यादव के निशाने पर केंद्र सरकार रही, कांग्रेस विधायक दल के नेता है प्रदीप यादव, उन्होंने कई मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्ष के द्वारा यह जरूर कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कि झूठ का पुलिंदा है राज्यपाल का अभिभाषण, सरकार ने राज्यपाल से झूठे वायदे, झूठी चीज़ों को पढ़वाया है, और इसका जवाब जिस तरह से दिया, हालांकि वो मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो जब संसदीय कार्य मंत्री का जवाब, सरकार का जवाब इस विषय पर आएगा तो आप उसमें पाएंगे क्या कुछ कहा जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन मूल चीज़ें जो हैं, और जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सदन हंगामे की जगह नहीं है। सदन जिस तरह से आज चला, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक मर्यादित आचरण, मर्यादित तरीके से सदन का चला है, और कई सवाल आए हैं इसमें। और अगर इस तरह से सवाल आते हैं,
जाहिर तौर पर आप मान के चलिए कि जनता जिन चीज़ों को लेकर के अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर इस सर्वोच्च सदन में भेजती है, सर्वोच्च पंचायत में भेजती है, उसका समाधान होगा। हाँ, इतनी आवश्यकता जरूर महसूस हुई कि शिक्षा मंत्री ने जो जवाब दिया, उस जवाब से एक तरह से कह सकते हैं वो जवाब सटीक नहीं दिख रहा था। हालांकि उसी जगह मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू ने जिस तरह से सवालों के जवाब दिए, कई प्रश्नों के जवाब दिए, वो देख करके लग रहा था कि निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया था इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक में कि जो भी मंत्री हैं वो सवालों का सटीक जवाब लेकर के सदन में आएंगे, पूरी तरह से तैयार होकर के आएंगे, तो ये तैयारी सुदीप्त कुमार सोनू के जवाब में देखने को मिली। और कह सकते हैं कि एक जो आश्वासन पर आश्वासन की बातें होती है, उससे इतर उन्होंने कैसे काम हो, किस तरह से जो सवाल आए हैं उस पर उसका जवाब ऐसा हो कि विधायक संतुष्ट हो और उसका लाभ जनता को मिले, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। और इसकी तारीफ की जाए, इससे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तारीफ जो अच्छा काम करेंगे उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, और आलोचना जो नहीं कर पाते हैं उनकी आलोचना भी होनी चाहिए। क्योंकि लगातार देखा गया कि चाहे वो समीर मोहंती का प्रश्न हो या फिर अन्य विधायक जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल उठाए थे, उनके प्रश्नों को देखेंगे तो जिस तरह से जवाब आने चाहिए थे वो जवाब नहीं मिले। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो है सो ये साफ तौर पर दिख गया कि जो तैयारी जिस ढंग से करके उनको आनी चाहिए थी, उस तैयारी में कुछ कमी दिखाई दी। बहरहाल इसके बावजूद आज के सत्र को, आज जो सदन चला है उसको देख करके ये कह सकते हैं कि 27 मार्च तक जो विधानसभा का बजट सत्र चलने वाला है, अगर इसी तरह से जनता के सवाल आए और सरकार की ओर से जवाब आए, और सरकार को भी चाहिए कि वो जवाब ऐसा दे कि विपक्ष भी उनके जवाब से संतुष्ट हो और हंगामे की नौबत नहीं आए, और विपक्ष को भी चाहिए कि सरकार से जवाब ले और इसके लिए वो भी तैयार होकर के आए। अगर ये सामंजस्य बन के विधानसभा का सत्र चलता है तो तय मानिए कि झारखंड की जनता जिस उम्मीद के साथ अपने सर्वोच्च पंचायत की ओर देखती है, वो सर्वोच्च पंचायत सफल होगा। बहरहाल अब देखना है कि आगे क्या रणनीति होती है विपक्ष की, क्योंकि हंगामा जब भी होगा तो विपक्ष के द्वारा ही होगा, और अगर प्रश्नकाल बाधित नहीं होता है, प्रश्नकाल सही ढंग से चलता है, तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि उस समय अधिकारी भी मुस्तैद रहते हैं। बहरहाल कल शिवरात्रि की छुट्टी है, फिर गुरुवार से विधानसभा का सत्र चलेगा। इस बीच कल महाशिवरात्रि है। अपने सभी सुधी दर्शकों को लाइव 7 की ओर से महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर आप लोगों की जीवन में खुशियां लाएं, यही कामना करते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।